तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइफ ऑन मार्स एपिसोड 5 की। हानते जो अपने घर पे सो रहा होता है और उसे एक ड्रीम आ रहा होता है। ड्रीम में वो जब छोटा होता है एक रेलवे ट्रैक पे भाग रहा होता है और भागते भागते एक जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर एक लड़की की डेड बॉडी होती है और साथ में एक आदमी भी होता है। अचानक से हान तेजू उठ जाता है और उसके दिमाग में दोबारा से वही साउंड आ रहा होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वो जमीन पे गिर जाता है। उसी टाइम वहां पर डोंगचल पहुंच जाता है। डोंगचल को वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की स्मेल आ रही होती है। इस वजह से वो भागकर हान तेजू के पास जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। जैसे वो उसे बाहर लेकर जा रहा होता है तभी हान तेजू का सर टकरा जाता है एक डोर में। किसी तरीके से वो रूम से बाहर निकलता है, फिर दोबारा से हान तेजू का सर बाहर वाले डोर में टकरा जाता है। ऐसे ही कई बार सर टकराने के बाद डोंगचल किसी तरीके से हान तेजू को बाहर निकाल लेता है और बाहर जाकर लिटा देता है। उसी टाइम वहां पर यूना भी पहुंच जाती है और वो पूछ रही होती है कि क्या हुआ है। डोंगचल हानतेजू को चांटे मार रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें उठना होगा। हानतेजू कहना चाह रहा होता है कि प्लीज तुम रुक जाओ, लेकिन डोंगचल उसे चांटे मार रहा होता है। इस वजह से वो कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर डोंगचल अंदर जाकर कुछ ड्रिंक लेकर आता है, उसमें कुछ मिला देता है और वो जबरदस्ती हानतेजू को पिला देता है। इसके बाद वो उसे हेल्थ सेंटर लेकर जाता है। वहां पर जो उनका फॉरेंसिक डॉक्टर होता है वो हानतेजू का चेकअप कर रहा होता है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बोल रहा होता है कि मुझे तो कोई परेशानी नहीं दिख रही है। वहीं पास में बैठा हुआ डोंगचल कह रहा होता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने इसे इमरजेंसी फर्स्ट एड दिया है, नहीं तो ये अब तक मर चुका होता। डॉक्टर हान तेजू का फेस टच कर रहा होता है, फिर वो उसका हेड टच करता है और वहाँ पर काफ़ी सारे बम्प होते हैं। डॉक्टर कह रहा होता है कि तुम्हारे सर पे इतने सारे बम्प है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा सर नहीं फटा है। क्या तुम्हारी सुबह आज टक्कर हुई थी किसी से? हान तेजू गुस्से में डॉक्टर से बोलता है कि तुम ये बात डोंगचल से पूछो। डोंगचल कह रहा होता है कि तुम इतने रूड तरीके से बात क्यों कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। ये कहकर वो हेल्थ सेंटर के बाहर चला जाता है। फिर हान तेजू बाहर पहुंचता है। बाहर पहुंचने के बाद डोंगचल हान तेजू से बोल रहा होता है कि अगर मैं तुम्हारे टेम्पर से गेस करूं तो फिर तुम्हारी शादी तो नहीं हो सकती है। क्या कोई तुम्हारा फैमिली मेम्बर है तो फिर जब तुम मरो तो फिर मैं उन्हें कांटेक्ट कर सकूं। हान तेजू कह रहा होता है कि मेरी मॉम है फैमिली में और मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं छोटा था। डोंगचल कह रहा होता है कि तुम्हारी मॉम के लिए काफ़ी मुश्किल हुआ होगा। ये कहकर वो जाने लग जाता है। तभी हान तेजू से थैंक यू कहता है। ये सुनते ही डोंगचल रुक जाता है। फिर वो हान तेजू के पास जाकर बोल रहा होता है तुमने क्या बोला है अभी। हान तेजू दोबारा से थैंक यू बोलता है और वहां से चला जाता है। डोंगचल भी उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। तभी यूना वहां पर आती है और हान तेजू के पास जाकर पूछ रही होती है कि आप कैसे हो। डोंगचल रुक के यूना के पास जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम इतनी सुबह सुबह एक सिंगल आदमी के घर पे क्या कर रही थी, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। यूना मना करती है और बता रही होती है कि मुझे ऑफिसर चो ने भेजा था क्योंकि उनकी बात नहीं हो पा रही थी चीफ से। डोंगचल पूछ रहा होता है क्या कुछ हो गया है। फिर यूना उसे बता रही होती है कि कुछ ही देर पहले एक रिपोर्ट आई है चोरी की। इसके बाद वो दोनों रेडी होकर उस जगह पर जाते हैं जहां पर से वो रिपोर्ट आई होती है चोरी की। हान तेजू उस जगह के बाहर खड़ा होता है। फिर डोंगचल उस जगह के अंदर जाता है और वो होता है एक ब्यूटी सैलून, और वो ब्यूटी सैलून होता है हान तेजू की मॉम का। वो दोनों अंदर जाते हैं लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता है। कुछ ही देर बाद वहां पर एक लेडी पहुंच जाती है और वो हान तेजू की मॉम होती है। फिर डोंगचल उनसे पूछ रहा होता है कि आपने एक रिपोर्ट की थी चोरी की। हान तेजू की मॉम मना करते बोल रही होती है कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने की है। ये कहकर वो उन दोनों को उसकी सिस्टर इन लॉ से मिलाने के लिए ले जाती है। जो उनकी सिस्टर इन लॉ यानी कि हान तेजू की आंट होती है, उनका नाम होता है हान मालसुक। फिर वो मालसुक के रूम के अंदर जाते हैं और वहां पर डोंगचल बोल रहा होता है कि आप वही लेडी हो ना कॉस्मेटिक वाली। मालसुक हाँ कहती है। हान तेजू वो रूम देख रहा होता है और उसे वहां पर एक दवाई का पैकेट दिखाई देता है। हान तेजू पूछना चाहता है क्या आप बीमार हो। फिर मालसुक बता रही होती है कि करीबन 1 महीने से मुझे कोल्ड है। इसके बाद डोंगचल पूछ रहा होता है कि क्या चोरी हुआ है। मालसुक बता रही होती है कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। जब मैं सो रही थी तब वो चोर मेरे घर पे आया और उसने कुछ भी नहीं चुराया, लेकिन जितने भी मेरे कपड़े थे उसने सारे तय करके रख दिए। हान तेजू पूछ रहा होता है क्या आपने उसे देखा है। ये सुनते ही मालसुक घबरा जाती है और वो दरवाजे की तरफ पॉइंट करके बोल रही होती है कि उस रात वो यहीं पर बैठा था। मैं दवाई खा के सो गई थी लेकिन उतनी नींद मेरी गहरी नहीं हुई थी। मेरी हल्की सी आंखें खुली और वो यहीं पर बैठा हुआ था। डर की वजह से मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और वो धीरे धीरे करके मेरे पास आता गया। तभी मैंने शोर मचा दिया और वो चोर वहां से भाग गया। हाँ तेजू बोल रहा होता है कि इसके अलावा कुछ और भी हुआ है। फिर मासुक बता रही होती है कि सिर्फ स्ट्रेंज कॉल आते हैं। जब भी मैं काम से घर पे आती हूँ तो फिर मुझे कॉल आता है और जैसे ही मैं पिक करती हूँ तभी वो कॉल कट जाता है। इतना सब सुनने के बाद हानतेजू और डोंगचल रूम से बाहर निकल जाते हैं। डोंगचल बोल रहा होता है कि ये कैसा चोर है जो यहाँ पर आता है साफ सफाई करके चला जाता है, लेकिन वो यहाँ पर आता कैसे होगा। तभी हानतेजू छत पे जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर बाउंड्री पे चारों ओर ग्लास की बॉटल्स लगी हुई होती हैं और उनमें से एक ग्लास बॉटल के पीस पे ब्लड होता है। फिर उस ब्लड का सैंपल लेते हैं। डोंगचल पूछ रहा होता है क्या इस घर में कोई भी मर्द नहीं रहता। हानतेजू बता रहा होता है कि इनका हस्बैंड यहाँ पर रहता है लेकिन वो सऊदी अरेबिया गया पड़ा है। डोंगचल काफ़ी सरप्राइज होता है, पूछ रहा होता है कि तुम्हें कैसे पता। हानतेजू कह रहा होता है कि मैंने नीचे एक पोस्ट कार्ड देखा था सऊदी अरेबिया का। इसके बाद वो दोनों नीचे उतर जाते हैं और वहाँ से बाहर जा रहे होते हैं। तभी जो हानतेजू की मॉम होती है वो उसे रोक लेती हैं। रोककर वो उसे थैंक यू बोल रही होती हैं क्योंकि उसने मासूक की हेल्प की होती है। फिर हानतेजू अपनी मॉम से बोल रहा होता है कि बचपन में मैं भी यहाँ पर रहा करता था, लेकिन कुछ टाइम रहने के बाद मैं यहाँ से शिफ्ट हो गया।
हान तेजू की मॉम बोल रही होती है कि वैसे हम भी कुछ ही दिन पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, अगर आप बुरा ना मानो तो फिर आप अपना नाम बताओगे मुझे। फिर हान तेजू अपना नाम बताता है और उसका नाम सुन के हान तेजू की मॉम मुस्कुराने लग जाती है और कहने लग जाती है कि मेरे बेटे का भी सेम यही नाम है। वो कहीं बाहर खेल रहा होगा, उसे भी डिटेक्टिव बनने का बहुत ज़्यादा शौक है, वो दिन भर डिटेक्टिव के शोज देखता रहता है। हान तेजू कहता है कि वो बन जाएगा और ये कहकर वो चला जाता है। इधर पुलिस स्टेशन में योंकी, नामशिक और डोंगचोल तीनों मिलकर मालसुक की फोटोज देख रहे होते हैं क्योंकि उसने मूवीज के लिए कई सारे ऑडिशन दिए होते हैं। योंकी कह रहा होता है कि मुझे पता नहीं था हमारे नेबरहुड में इतनी सुंदर लड़की रहती है। डोंगचोल बोलने लग जाता है क्या तुम उसे डेट के लिए पूछने वाले हो। ये कहते ही वो तीनों हंसना स्टार्ट कर देते हैं। फिर नामशिक बोल रहा होता है कि आपको वाकई में लगता है कि ऐसी लड़की इसे पसंद करेगी। योंकी गुस्से में नामशिक की ओर देखकर बोल रहा होता है कि मेरे में क्या बुराई है, अगर तुम मेहनत करोगे तो फिर हर चीज़ पॉसिबल है, और वैसे भी अगर मुझे पसंद नहीं करेगी तो फिर मैं इसे फोर्स करूंगा। ये सुनते ही हानते जो गुस्से में आता है और बोल रहा होता है कि ये क्राइम है। योंकी कह रहा होता है किसी को पसंद करना क्राइम कैसे हो सकता है। फिर डोंगचल योंकी की ओर देखकर बोलता है कि तुम किसी को पसंद करो ये एक क्राइम ही है। इसके बाद वो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। योंकी पूछ रहा होता है कि ऐसा कौन सा चोर है जो घर में घुसा और वहां से कुछ भी चोरी नहीं किया उसने। हानते जो बता रहा होता है कि ये भी एक क्राइम है, हम उसे चार्ज कर सकते हैं हाउस ब्रेकिंग के केस में। तभी नामशिक डोंगचल को रिपोर्ट देता है और उसे बता रहा होता है कि आज से 4 महीने पहले एक सिमिलर केस था। डोंगचल खुश होकर बोल रहा होता है कि तुम भी अब काम करने लग गए हो। फिर नामशिक कहता है मैंने नहीं बल्कि यूना ने किया है। डोंगचल यूना की तरफ देखने लग जाता है। यूना खड़ी होकर बता रही होती है कि जिस वूमन के साथ ये सब हुआ था उसका नाम है ली जू यंग और उसका केस भी सेम इसी तरीके का था। इसके बाद डोंगचल योंकी और नामशी को वहां से भेज देता है ताकि वो ऐसे ही केस की लिस्ट बना कर लाएं और साथ ही में उन सारे मोलेस्टर की। दूसरी ओर हान तेजू और यूना उस जगह पर जाते हैं जहां पर जूयंग रहती है। वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि जूयंग कुछ महीने पहले यहाँ से शिफ्ट हो गई है। वो अपनी मॉम के साथ रहने के लिए चली गई है और साथ ही में वो उसकी मॉम का एड्रेस भी पता लगा लेते हैं। इस वजह से यूना जूयंग की मॉम के एड्रेस पे जाती है और हान तेजू दोबारा पुलिस स्टेशन लौट जाता है। स्टेशन में पहुंचते ही हान तेजू को इंटरोगेशन रूम से शोर सुनाई देता है। जब वो वहां पर जाता है तो फिर वो देखता है कि डोंगचल वहां पर एक पर्सन को बांधकर पीट रहा होता है। हान तेजू उसे रोककर पूछ रहा होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। फिर डोंगचल कह रहा होता है कि मैंने ये लिस्ट निकलवाई है सारे परवर्ट की। वो पर्सन कह रहा होता है कि हमने कुछ भी नहीं किया है और वैसे भी ये बड़ा अजीब सा केस है, एक पर्सन किसी के घर पे जाता है लेकिन वो कुछ भी नहीं करता है। अगर वो वुमन को उसे घूर कर देख रहा है तो फिर वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। डोंगचल उसे पंच मारकर बोल रहा होता है कि तुम भी तो नॉर्मल नहीं हो। उसी टाइम नामशिक पहुंचता है वहां पर और डोंगचल को बता रहा होता है कि योंकी ने किसी पर्सन को पकड़ा और बता रहा है कि वो एक कल्प्रिट है। फिर वो तीनों अंदर जाते हैं योंकी के पास। वहां पर डोंगचल देखता है कि एक पर्सन बैठा होता है योंकी के पास और वो उसे पीटना स्टार्ट करता है। हान तेजू नामशिक से बोल रहा होता है कि तुम वारंट लेकर आओ, हमें इसका ब्लड चाहिए। तभी डोंगचल उस पर्सन का सर पकड़ता और टेबल पे मार देता है। उसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर डोंगचल एक टिश्यू लेता है और उसका ब्लड पोंछ लेता है। ब्लड को पोंछने के बाद वो उसे नामशिक को देता है और बोल रहा होता है कि तुम इसका टेस्ट करा सकते हो। डोंगचल हान तेजू से कह रहा होता है कि तुम बेकार में चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो, ये इतना आसान है। कुछ घंटे बाद ब्लड रिपोर्ट आ जाती है और उसका ब्लड मैच नहीं करता है। इस वजह से वो उसे छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन में कॉल आता है। नामशिक उसे पिक करता है और वो कॉल होता है यूना का। यूना उसे बता रही होती है कि उसे जूयंग का पता चल गया है। यूना उसे एड्रेस बता देती है। डोंगचल और हान तेजू उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। जूयंग अपनी मॉम के साथ रह रही होती है और जैसे ही हान तेजू और डोंगचल जूयंग को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं क्योंकि जूयंग की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। हान तेजू, डोंगचल और यूना तीनों जूयंग के रूम में जाते हैं और वहाँ पर यूना किसी तरीके से कोशिश कर रही होती है कि जूयंग उसे कल्प्रिट के बारे में बता दे। काफ़ी कोशिश करने के बाद जूयंग उसे बता रही होती है कि मेरे साथ भी सेम वैसा ही हुआ है जैसा कि उस लड़की के साथ हुआ है। जब भी मैं काम से आती थी हमेशा मेरा फ़ोन रिंग करता था और जैसे मैं पिक करती कॉल कट जाता था। मेरे कपड़े हमेशा मुझे तय किए हुए मिलते थे। मुझे लगता था ये सब मेरा वहम है, लेकिन एक रात को जब मैं सो रही थी तो फिर मेरी हल्की सी आंख खुली और मैंने देखा कि मेरा कोई ब्लैंकेट खींच रहा है नीचे की ओर। मैंने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वो पर्सन उठकर मेरे बेड पे आया और मुझे टच करने लग गया। जैसे ही मैंने अपनी आंखें हल्की सी ओपन की वो पर्सन मेरा गला दबाने लग गया। किसी तरीके से मैंने शोर मचा दिया और मैं उस पर्सन से बच गई। ये सब सुनने के बाद वो वापस स्टेशन में लौट जाते हैं। स्टेशन पहुंचकर हानते जो बोल रहा होता है कि ये एक स्टॉकिंग का क्राइम है जिसमें कल्प्रिट किसी एक पर्सन को अनवांटेड अटेंशन देता है और साथ ही में ऑब्सेशन दिखाता है। पहले वो जूयंग को स्टॉक करता था लेकिन जब वो मूव हो गई तो फिर वो मालसुक को स्टॉक करने लग गया। डोंगचल पूछ रहा होता है कि तुम उसे कैसे पकड़ोगे। फिर हानते जो बता रहा होता है कि जितने ही पर्सन जूयंग और मालसुक के करीब है मैं उन सबको कंपेयर करूंगा। फिर वो डिटेल्स निकलवाता है जितने भी जूयंग और मालसुक के मेल कलीग्स होते हैं और साथ ही में जिनके साथ वो डेट पर गई होती हैं। डिटेल्स निकलने के बाद वो उन सबको पुलिस स्टेशन बुलाता है और उनसे इंटेरोगेशन कर रहा होता है। पूछताछ करने के बाद भी ज़्यादा कुछ पता नहीं लगता। फिर डोंगचल बोल रहा होता है कि इस पर्सन ने मालसुक को क्यों चूज़ किया, इन दोनों में क्या कॉमन चीज़ है। तभी यूना आते और बताती है कि ये दोनों बीमार हैं। जूयंग को टीबी था और मालसुक को कोल्ड। शायद कल्प्रिट सिंपैथाइज करता है बीमार वुमेन्स के लिए।
हांतेजू कह रहा होता है कि जब भी वो कल्प्रिट घर पे आता है, ज्यादातर जो भी वुमन होती है वो अक्सर नींद में होती हैं या फिर कहे तो हल्की सी ड्राउजी होती हैं। डोंगचुल कह रहा होता है कहीं ऐसा तो नहीं वो कल्प्रिट उनकी दवाई में कुछ मिला देता हो। हांतेजू कह रहा होता है कि मैंने मालसुक के घर पे एक मेडिसिन का पैकेट देखा था, पहले हमें उस फार्मेसी में जाना होगा। नामशिक रूम में जाता है और वहां से वो मेडिसिन का पैकेट लेकर आता है जो कि हांतेजू मालसुक के घर से लेकर आया होता है। फिर वो मेडिसिन को लेके फॉरेंसिक डॉक्टर के पास जाते हैं। मेडिसिन को देखने के बाद डॉक्टर बोल रहा होता है कि आजकल हम कोल्ड के लिए कोई भी पाउडर प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। हांतेजू कह रहा होता है कि शायद उस कल्प्रिट ने इस मेडिसिन पे स्लीपिंग पिल्स भी मिलाई हैं। क्या आप चेक कर सकते हो कि इसमें क्या क्या है? डॉक्टर कह रहा होता है कि मैं चेक कर सकता हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। डोंगचुल कह रहा होता है कि तुम कैसे डॉक्टर हो, तुम मेडिसिन नहीं बता सकते कि ये कौन सी है। डॉक्टर बहस करना स्टार्ट करता है और बोल रहा होता है कि मैं देखकर कैसे बता सकता हूँ, मुझे ये पहले फॉरेंसिक लैब ले जानी पड़ेगी, एनएफएस। डोंगचुल वो दवाई लेता है, फिर वो नामशिक को बुलाता है और जैसे ही नामशिक अंदर आता है उससे बोलता है कि तुम अपना मुंह खोलो। नामशिक के मुंह खोलते ही डोंगचुल उसे वो पूरी दवाई खिला देता है। दवाई खाने के कुछ मिनट बाद नामशिक वहीं पर सो जाता है। फिर वो मिलकर जोर जोर से उसे चांटे मार रहे होते हैं लेकिन नामशिक नहीं उठ रहा होता। उसी वक्त डॉक्टर के पास यूना का कॉल आता है। हांतेजू उसे पिक करता है और यूना बता रही होती है कि जिस फार्मेसी से मालसुक ने वो दवाई ली थी उस फार्मेसी का नाम है डोंगसंग फार्मेसी। रात को हांतेजू और डोंगचुल उस फार्मेसी के बाहर खड़े होते हैं। डोंगचुल कह रहा होता है कि राइट साइड का रास्ता जुएंग के घर की ओर जाता है और लेफ्ट साइड का रास्ता मालसुक के घर की ओर जाता है। ये बिल्कुल सही जगह है क्राइम के लिए। कहने के बाद वो अंदर जाते हैं पूछताछ करने के लिए। पूछताछ करने के बाद डोंगचुल देख रहा होता है कि जो ओनर होता है फार्मेसी का उसके हाथ में चोट लगी हुई होती है और उस पर पट्टी बंधी हुई होती है। ये देखने के बाद वो बाहर चले जाते हैं और जाकर अपनी कार में बैठ जाते हैं। कुछ घंटे बीतने के बाद जो फार्मेसी का ओनर होता है वो फार्मेसी बंद करके कहीं जा रहा होता है और वो दोनों उसका पीछा करने लग जाते हैं। वो ओनर एक जगह पर जाता है और वहां पर आग लगाकर अपनी पट्टी जला देता है और वहां से चला जाता है। हांतेजी और डोंगचुल उसके जाने के बाद उस जगह पर जाते हैं और किसी तरीके से वहां से कुछ पट्टी के पीस निकाल लेते हैं जिसपे कि उसका ब्लड लगा होता है। उस पट्टी को फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं। अगली सुबह वो सारे पुलिस स्टेशन में होते हैं। योंकी उन्हें बता रहा होता है कि उस फार्मेसी ओनर का नाम है पार्क योंगुन। योंगुन 7 साल से फार्मेसी चला रहा है और 1 साल पहले उसकी वाइफ की मौत हो गई थी अस्थमा से। फिर यूना वहां पर आती है कुछ लेटर लेकर और डोंगचुल को बता रही होती है कि ये सारे लेटर योंगुन ने भेजे हैं एक रेडियो स्टेशन में। हांते जो वो लेटर पढ़ता है वो काफी वियर्ड होते हैं। उसमें लिखा होता है कि उसकी वाइफ कैसे खांस खांस कर सांस ले रही है और योंगुन ऐसी आशा करता है कि जिंदगी भर वो ऐसे ही सांस लेती रहे। लेटर पढ़ने के बाद हांतेजू बोल रहा होता है कि ये एक पागल है, इसे लगता है कि इसकी वाइफ अभी भी जिंदा है। योंकी बता रहा होता है कि इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी कैंसर से बचपन में ही। फिर यूना कहती है कि इसका मतलब ये साइकोलॉजिकल रीज़न है, उसने बचपन से एक्सपीरियंस किया है कि जिन्हें भी वो पसंद करता है वो मर जाते हैं। इसी वजह से वो गिल्टी फील कर रहा है कि वो उन्हें नहीं बचा पाया और उसके डिल्यूजन और भी ज़्यादा बुरे होते चले गए समय के साथ। अपनी वाइफ के मरने के बाद उसने जुयंग को स्टॉक किया और जब उसे लगा कि वो एक डिल्यूजन है तो फिर उसने उस पर अटैक भी कर दिया। कुछ दिन उसके शिफ्ट होने के बाद फिर उसका अगला टारगेट थी मालसुक। इसके बाद नामशिक रिपोर्ट लेकर आता है। डोंगचुल वो रिपोर्ट देखता है और उसमें उसका ब्लड मैच कर गया होता है। डोंगचुल कह रहा होता है कि चलो उसे अरेस्ट करते हैं। आंतेजू मना करता है और बोल रहा होता है कि अब उसने कोई क्राइम नहीं किया है, वो सिर्फ प्रोबेशन के बाद छूट जाएगा, हमें उसे क्राइम करते समय पकड़ना होगा। ये कहकर वो सारे मालसुक के घर पे पहुंच जाते हैं और वहां पर से समझा रहे होते हैं। डोंगचुल कह रहा होता है कि आप चिंता मत करना, हम सारे आप पे नजर रखेंगे। मालसुक मुस्कुराकर हांतेजू की ओर देखती है और कह रही होती है कि मुझे आप पे ट्रस्ट है। डोंगचुल कह रहा होता है कि हाँ, आप हम पे भरोसा रखिए। हांतेजू उसे फार्मेसी के पास फॉलो करेगा। एक पर्सन रूम के बाहर रहेगा और एक पर्सन रूम के अंदर रहेगा। मालसुक पूछने जाती है कि रूम के अंदर कौन रहेगा। तभी योंकी और डोंगचुल दोनों अपना हाथ खड़ा करते हैं। योंकी बहुत ज्यादा खुश होता है, फिर डोंगचुल गुस्से से योंकी की ओर देखने लग जाता है। योंकी अपना हाथ नीचे कर लेता है और मना कर देता है। डोंगचुल बोल रहा होता है कि इन सबसे अच्छा तो मैं यहाँ पर रहूँगा आपके साथ, तो फिर आप ईज में रहोगी। मालसुक अजीब तरीके से रिएक्ट करती है और डोंगचुल की ओर देखकर बोल रही होती है कि आप रहोगे। ये रिएक्शन देखकर नामशिक, योंकी और यूना तीनों हंसने लग जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। फिर वो सारे बाहर आते हैं और फैसला करते हैं कि यूना उसके साथ अंदर रुकेगी, योंकी और नामशिक घर के बाहर रहेंगे निगरानी के लिए और हान तेजू फार्मेसी के पास रहेगा। सबके पास वॉकी टॉकी रहेंगे और हम सारे एक दूसरे को रिपोर्ट करते रहेंगे। साथ में यूना, तुम्हारे पास भी एक वॉकी टॉकी रहेगा और तुम्हें रिपोर्ट करना होगा, तुम खुद मत जाना उसे पकड़ने के लिए। ये कहकर वो सारे अपनी अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं। रात को मालसुक उस फार्मेसी से दवाई लेकर वहां से चली जाती है और हान तेजू वहीं बाहर खड़ा होकर उस पर नजर रख रहा होता है। कुछ घंटे बीतने बाद योंगुन मालसुक को कॉल करता है और कॉल पिक होने के बाद वो उसे कट कर देता है। फिर वो अपनी फार्मेसी बंद करता है और वहां से जा रहा होता है। हान तेजू उसका पीछा करने जा रहा होता है, तभी हान तेजू के कान से ब्लड निकलना स्टार्ट होता है और उसके दिमाग में अजीब तरीके की आवाजें आ रही होती हैं और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। कुछ मिनट बाद जब उसे होश आता है तो फिर वो देखता है कि वहां पर योंगुन नहीं होता। फिर वो भागते हुए मालसुक के घर की ओर जा रहा होता है और साथ ही में डोंगचुल भी मिल जाता है और वो भी उसके साथ जाने लग जाता है। वो घर पे पहुंचते हैं और वहां पर मालसुक रो रही होती है। फिर हानते जो पूछता है कि वो आदमी कहाँ पर है। मालसुक बता रही होती है कि वो यहाँ पर आया था, उसका पीछा कर रही है यूना।
फिर वो दोनों भी बाहर जाते हैं और उस डायरेक्शन की ओर जा रहे होते हैं जहाँ पर यूना उसका पीछा कर रही होती है। एक जगह पर पहुंचकर उनको यूना का वॉकी टॉकी मिलता है और तभी उन्हें एक सीटी की आवाज सुनाई देती है। यूना योंगुन का पीछा कर रही होती है और वो उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है, लेकिन योंगुन बुरी तरीके से यूना को पीटना स्टार्ट कर देता है। डोंगचल और हानतेजू वहां पर भागकर पहुंचते हैं और वो यूना को योंगुन से बचा लेते हैं। डोंगचल यूना को उठाता है और वो देखता है कि उसके चेहरे पे काफी सारी चोट आई होती है। ये देखकर वो यूना को डांट रहा था और बोल रहा होता है कि तुम ये सब क्या कर रही थी, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, तुम अकेले इसके पीछे कैसे जा सकते हो उसे पकड़ने के लिए। फिर वो गुस्से में योंगुन को पकड़ता है, अपने साथ लेकर चला जाता है। हानतेजू यूना के पास जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुमने अच्छा काम किया, और ये कहकर वो चला जाता है। फिर वो सारे स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां पर नामसिक रिपोर्ट लिखने जा रहा होता है। डोंगचल मना कर देता है और बोल रहा होता है कि ये रिपोर्ट यूना लिखेगी। ये कहकर वो नामसिक और योंकी के साथ वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद यूना वो रिपोर्ट लिखती है और वो भी हानतेजू के साथ चली जाती है। हानतेजू यूना को अपने घर पर लेकर जाता है क्योंकि उसे हीटर सेटअप करना नहीं आता है। हीटर सेटअप करने के बाद डोंगचल हानतेजू घर पे पहुंच जाता है और यूना से बोल रहा होता है कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यूना कह रही होती है कि मैं हीटर सेटअप करने के लिए आई थी, और ये कहकर वो चली जाती है। यूना के जाने के बाद डोंगचल हानतेजू की ओर देखकर बोल रहा होता है कि यूना तुम्हारी तरफ काफी स्पेशल बिहेव करती है और तुम भी काफी अच्छे से बर्ताव करते हो। हानतेजू कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर डोंगचल उसे खाना देता है और वहां से चला जाता है। डोंगचल के जाने के बाद हानतेजू वो सारे बॉक्स ओपन करता है और खाना खाना स्टार्ट कर देता है। अगले दिन वो सारे स्टेशन में होते हैं। डोंगचल अपने कैबिन में अपने नेल काट रहा होता है और जो हानतेजू होता है वो बार बार उसके कैबिन के चक्कर लगा रहा होता है। डोंगचल परेशान होकर पूछने लग जाता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। हानतेजू कुछ भी नहीं कहता और वहां से चला जाता है। इसके बाद वहां पर मालसुक आती है और सबको क्रीम दे रही होती है थैंक यू के तौर पर। आखिर में वो हानतेजू के पास जाती है और उससे बोल रही होती है कि ये हैंड क्रीम स्टेट्स में बनी है, इसे आपको अपने हाथ पे लगाना चाहिए। हानतेजू मालसुक को थैंक यू बोलता है। तभी मालसुक वो क्रीम ओपन करते और बोल रहे होते हैं कि मैं आपको दिखाती हूँ इसे कैसे लगाते हैं। फिर वो बॉक्स से क्रीम बाहर निकालती है और हानतेजू के हाथ पे मसाज करने लग जाती है। ये सब होते हुए देखकर योंकी, नामसिक और यूना तीनों बड़े अजीब तरीके से हानतेजू की ओर देख रहे होते हैं। मालसुक मुस्कुराकर कह रही होती है कि तुम्हारे हाथ इतने सॉफ्ट कैसे हैं। उसी टाइम पुलिस स्टेशन में कॉल आता है कि उन्हें लॉटरी गैंग के मेंबर्स मिल गए हैं। फिर वो सारे खड़े होते हैं और वहाँ से जाने लग जाते हैं। योंकी वहाँ से जाते हुए बोल रहा होता है कि सॉफ्ट हैंड के बारे में कौन चिंता करता है, बल्कि सॉफ्ट तो हार्ट होना चाहिए। कुछ ही देर बाद वो सारे अपनी टीम के साथ एक गैम्बलिंग हाउस में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें लॉटरी गैंग के मेंबर्स नहीं मिलते हैं। हानतेजू और डोंगचल जाके एक एक रूम में चेक कर रहे होते हैं। तभी उन्हें वॉशरूम से आवाज आती है कि वॉशरूम में योंकी एक पर्सन से बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से बाहर निकलो। डोंगचल वॉशरूम के अंदर जाता है और वहां पर वो डोर पर किक मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन फिर भी वो पर्सन वो डोर ओपन नहीं करता है। फिर वो एक पाइप लाता है और ऊपर से पानी डालना स्टार्ट कर देता है। वो पर्सन परेशान होकर डोर ओपन करता है और उसमें से एक लेडी और वो पर्सन बाहर निकलता है। हानतेजू जैसे उस पर्सन को देखता है तो फिर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो पर्सन उसके फादर होते हैं। अचानक से हानतेजू को सारे फ्लैशबैक आने लग जाते हैं कि कैसे उसके फादर उसके लिए बेसबॉल का बॉल लेकर आए थे और भी कई सारी ऐसी ही यादें। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।